देखा होगा आंसर राइटिंग वाला, देखा आप लोगों ने? तो उसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ जो है ज्योग्राफी और ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं, जिसमें काफ़ी फैक्ट्स होते हैं, वहाँ फिर आपको डिफरेंट कॉपी बनाना, दूसरों से डिफरेंट लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल अगर डिमांड है तो फैक्चुअल लिखना भी पड़ेगा। मार्क्स भी फिर वही लोग ले जाते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शनल लिया हुआ है सब्जेक्ट, तो उनका तो डेप्थ होता है, वो बहुत अच्छे से डायग्राम भी बना लेते हैं, वो सब कर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, उसमें पॉइंट्स देते समय उसको भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कोई बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है या बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आकर्षित करता है, तो एग्जाम्पल को पहले दे दिया और बाद में आपने डिस्क्रिप्शन लिखा। जनरली हम पूरा लिखने के बाद एग्जाम्पल देते हैं ना, तो एग्जाम्पल को आप पहले दे सकते हो। तो ऐसा करके थोड़ा सा इधर उधर फेरबदल करके किसी भी चीज़ को आकर्षक बनाने की कोशिश आपको करना चाहिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आज जो हम बात करेंगे उसमें है जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू करते। पहले किया था कुछ, शुरू नहीं किया था, पहले हमने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम और उसकी बात की थी। आज बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की। तो जियोमॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एक तो सबसे बड़ी चीज है पृथ्वी का पूरा ओरिजिन ऑफ अर्थ और इवोल्यूशन, पृथ्वी का भी विकास हुआ है। तो जियोलॉजिकल टाइम टेबल यहां पर लगेगा, जियोलॉजिकल टाइम टेबल, भूवैज्ञानिक समय सारणी यहां पे भी काम आएगी, इसके साथ भी जुड़ेगी। और तमाम हमारा जो सोलर सिस्टम तैयार हुआ है उसी के साथ, बिग बैंग के साथ में ही पृथ्वी की उत्पत्ति भी है। लेकिन पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर का निर्माण, सबसे पहले एटमॉस्फेयर का बनना, तो सबसे पहले तो काफी समय तक तो वो एनारोबिक एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन तो कतई नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और गैसेस हैं, जल वाष्प, वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है। तो वाटर की प्रेजेंस आपको वहां मिलेगी, वाटर वेपर्स के रूप में, जो बाद में आई थी। और जब वो गर्म होगी और जब ऊपर से फिर रेनफॉल के रूप में कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और फिर जब वो गिरेंगी तो सबसे पहले समुद्र का निर्माण। तो जीवन की उत्पत्ति से पहले समुद्र का निर्माण। तो यहां हमने जो बायोलॉजी में आपको पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा रखा है उसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, वातावरण की उत्पत्ति यानी कि एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, बाद में हाइड्रोस्फीयर तैयार होगा, हाइड्रोस्फीयर, और बाद में लिथोस्फीयर, एक तरह का स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। और इन तीनों में जहां जहां जीवन होगा उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जहां जहां पे भी जीवन है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये सब चीजें जाती हैं। और इन सब के साथ एक सिद्धांत और चलता रहता है जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। तमाम कॉन्टिनेंट जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर सी और सुपर कॉन्टिनेंट, पेंथालासा, सुपर सी, सुपर महासागर, सुपर ओशन, महासागर में भी सुपर, और एक ही कॉन्टिनेंट की हम लोग बात करते हैं, पेंजिया, थ्योरी ऑफ पेंजिया की जब हम बात करते हैं तो पेंजिया, सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे। लेकिन दो बड़े विभाजन होते हैं, कुछ चीजें ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती हैं, कुछ चीजें नीचे की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। तो नीचे जो मूव करना शुरू करती हैं उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और जो ऊपर की तरफ जाती हैं उनको कहा जाता है लॉरेशिया।
उसमें यूरेशिया बहुत बड़ा पार्ट था, यूरोप और एशिया वाला। तो जो नीचे की तरफ मूव करता है उसमें अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये वाला। तो इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो कभी कभी तो इसी का सवाल आ जाता है कि इंडिया जो है वो किसका भाग है, तो छोटा सा उत्तर होता है उसका गोंडवाना लैंड का। इन दोनों के बीच में 33 सागर, 33 सी। तो ये जाकर के एनिमेशन देखिए, वीडियो देखिए इसका। और ये सब चीजें जब हो रही थी, उसको वेगनर ने जो टाइम बताया था, इन सब चीजों की जब शुरुआत हुई थी, वो 225 मिलियन ईयर एगो की बात जब हम बात करते हैं, तो कार्बोनीफेरस। तो वेगनर की इस बात पे आलोचना भी होती है कि आप ये जो कार्बोनीफेरस बोल रहे हैं, इसके बजाय प्री कार्बोनीफेरस होना चाहिए। कार्बोनीफेरस से पहले ही ये शुरू हो गया। कार्बोनीफेरस जो नाम है उसमें साफ साफ कार्बन की शुरुआत, कार्बन के जमा होने की शुरुआत, कार्बन फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, और वो सब भी शुरू हुआ था। कार्बोनीफेरस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। तो उसके नाम में ही कार्बोनीफेरस जो आपको दिखेगा, उसमें नाम में ही पता चल रहा है कार्बन के डिपोजिशन बढ़ रहे थे। कोलिफिकेशन भी लिखते हैं कुछ लोग, क्वालिफाई हो रही थी चीजें। तो ये सब चीजें साथ साथ जुड़ी भी रहती हैं। तो इसको देखिएगा टाइम टेबल के हिसाब से। तो जब हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल बोलते हैं, तब एक तरफ हम जीवन की शुरुआत की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में। कई बार हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं कि इस युग में ये फॉसिल थे, इस युग में ये फॉसिल थे। कई बार हम चट्टानों को पढ़ते हैं कि ये चट्टान यहाँ थे, इस युग में ये थी। और कई बार हम ये पढ़ते हैं कि पेंजिया कब था और वहां से ड्रिफ्ट होना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होना कब शुरू हुआ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके सपोर्ट में थ्योरी आती है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो यहां आपको जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ना है। तो आज हमारा जो फोकस होगा वो इन चीजों पे ज्यादा है। प्लेट टेक्टोनिक्स, वैज्ञानिक अवधारणा, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो हम बात करते हैं, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से वैज्ञानिक अवधारणा हमारी विकसित होती है। नहीं तो हम अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग तरीके से जीवन की शुरुआत, अलग अलग तरीके से पृथ्वी की शुरुआत, ब्रह्मांड की शुरुआत, उसको मानते रहते हैं। ये वाली जो बात सुनते हैं तो उसके बाद से वो सारी धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। वैज्ञानिक धारणा, साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित होता है, ठीक है। और इसी के आधार पे फिर हमारे दूसरे मत जो है वो समाज में डेवलप होते हैं। तो वो काफी हद तक ठीक होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप, जैसे कल मैंने आपको बताया भी था कि सब चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, तो ठीक उसी तरह से आप उनकी आवश्यकताओं को नकारते नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमको इसको मना नहीं करना है, समाज को अपना काम करने देना, इसको अपना काम कर देना, लेकिन हम खुद इंडल्ज नहीं होते उसके अंदर, हम खुद उसमें डूबते नहीं, फंसते नहीं। हम स्टडी करते हैं और हम मदद करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं। तो हमको वो होना बहुत जरूरी है, दिमाग में चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसको चाहे हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद को अगर आपको एक प्रशासनिक अधिकारी अच्छी तरीके से बनाए रखना है, सरकार की योजनाओं को लागू करना है और निष्पक्ष बने रहना है समाज में, तो उसके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है इसके। तो ये सबसे अच्छा माध्यम। यूं तो हम फिर साइंस में जाएंगे तो प्योर साइंस जो होता है वो कई बार नास्तिक बना देता है। जो कोर साइंस है वो फिर उपभोक्तावाद की तरफ ले जाता है, उपभोग की तरफ ले जाता है। ये हमको जीवन के कुछ सूत्र भी देते हैं, तो हम इससे भी कुछ अच्छा ही लेने की कोशिश करते हैं, विज्ञान से और धर्म से भी कुछ अच्छा ही लेने की कोशिश करते हैं और समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। समाज अच्छा बनना चाहिए, लोगों का जीवन, कुल मिला के हम लोगों का जीवन सफल हो जाए, समाज सफल हो जाए, हम लोग विकास को प्राप्त हों, वो उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो हम इसको, ये कोई संघर्ष का विषय नहीं है कि एक वर्ग इसको लेके चले और दूसरा वर्ग उसको लेके चले और फिर दोनों का संघर्ष हो।
दोनों की अच्छी बातों को मिला दिया जाए और उसके माध्यम से विकास की प्राप्ति हो, ये चीज होना है। स्वामी विवेकानंद इसी की बात करते थे। तो इसके लिए पृथ्वी की शुरुआत से ही यदि हम लोग अगर उन थ्योरीज पे विश्वास करेंगे, क्योंकि उनके पास सबूत है, उनके पास एविडेंस है, कई तरह के एविडेंस है। सबसे बड़ी तो ये है कि हमारे जो ये पृथ्वी है ये 7 बड़ी प्लेट पे टिकी हुई है। 7 बड़ी प्लेट है इसके ऊपर, 7 बड़ी प्लेट है लिथोस्फीयर में, खास करके क्रस्ट पे। क्रस्ट का कुछ हिस्सा है तो लिथोस्फीयर में दोनों आता है, क्रस्ट का थोड़ा भाग है और थोड़ा ऊपर का मेंटल का भी कुछ हिस्सा है, दोनों मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। तो हमारा लिथोस्फीयर, हमारा क्रस्ट जो है वो 7 मेजर प्लेट से बना हुआ है, 7 बड़ी प्लेट से। तो सबसे पहले तो 7 बड़ी प्लेट का नाम हम लोग लिख लें, कौन कौन सी। आज जाकर के आप 7 मेजर प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स को जब भी आप शुरू करेंगे तो गूगल में जाकर के इमेजेस में जाएंगे तो 7 मेजर प्लेट्स जब आप सर्च करेंगे तो वही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक बड़ी प्लेट, एक नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट, एक साउथ अमेरिका वाली प्लेट, दोनों अलग अलग प्लेट पे हैं। नॉर्थ अमेरिका अलग प्लेट पे, साउथ अमेरिका अलग प्लेट। अफ्रीकन प्लेट डिफरेंट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऊपर यूरेशियन प्लेट, एक प्लेट है पूरी जिसपे यूरोप और एशिया बने हुए हैं, तो वो पूरा यूरेशियन प्लेट है, वो एक साथ मूव करता है, एक साथ चलता है। सबसे नीचे अंटार्कटिका प्लेट, ये लगा दो, थोड़ा साउंड कम हो जाएगा। अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 7 हो गई। नॉर्थ अमेरिका, साउथ, एक पैसिफिक प्लेट, एक प्रशांत महासागर वाली जो पूरी प्लेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, ओशनिक प्लेट है, ठीक है। इसमें जो क्रस्ट होगी वो कैसी होगी, ओशनिक क्रस्ट, तो उसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर वाली प्लेट। बस हल्का लगा, वो भी लगा, पैसिफिक प्लेट। तो 7 प्लेट्स हो गई अब। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका, यूरेशियन और पैसिफिक प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट्स। अब बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट है जो चिली और पेरू के पास में आकर के मिलती है, नजाका प्लेट। बहुत ही कॉमन प्लेट्स लिखवा देता हूं, नजाका प्लेट। कैरिबियन कंट्रीज वाली कैरिबियन प्लेट, जहां पर वेस्ट इंडीज की कंट्रीज हैं, कैरिबियन प्लेट। अरब देशों वाली अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो ये जो प्लेट्स मैं लिखवा रहा हूं, ये बहुत, तो आप और देख लीजिएगा, ये बहुत छोटी छोटी प्लेट्स, ये ज्यादा बड़ी प्लेट नहीं है। लेकिन मेजर प्लेट जो है, इन जो आपस में टकराती है तो पूरा बड़ा परिवर्तन आता है। वो जो प्लेट्स हैं वो मैंने आपको बता दी। ये जो अब इनकी बहुत सारी थ्योरीज है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि अंदर से तो लिक्विड है, सेमी लिक्विड है और मैग्मा है और वो सब चीजें हैं, तो वो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, गति करती है, मूव करती है। उसी को हम लोग बोलते हैं ऊपर कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, क्योंकि उन्हीं प्लेट्स के ऊपर कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, जिन्हीं को हम महाद्वीप कहते हैं, पानी से बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। तो इन प्लेट्स का खिसकना ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, देखा जाए तो। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी।
तो आप जमीन पर जितना जियोमॉर्फोलॉजी देखते हो वो इन्हीं की वजह से है। जियोमॉर्फोलॉजी इन्हीं की वजह से तैयार होती है, इन प्लेट्स की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं प्लेट बाउंड्रीज। ये जो प्लेट्स हैं इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्लेट को गति करते हुए दूसरी प्लेट की ओर जाना है तो हो सकता है कि दोनों ही प्लेट एक ही दिशा में गति कर रही हो, तो उसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। कन्वर्जेंस, प्लेट कन्वर्जेंस। और दो विपरीत दिशाओं में अगर प्लेट गति कर रही हैं, दूर जा रही हैं, तो वो डाइवर्जेंस। एक कन्वर्जेंस, एक डाइवर्जेंस, क्योंकि वो दूर जा रही है। तो प्लेट्स के बीच में क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा या फिर डाइवर्जेंस होगा। और इन सब घटनाओं से ही मैंने बताया ना जियोमॉर्फोलॉजी डेवलप होगा, यानी कि धरती पर कुछ आकृतियां बनेंगी। उन्हीं आकृतियों की स्टडी को हम लोग लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं, वोल्केनिज्म भी कहते हैं, रिजेस भी कहते हैं, माउंटेन भी कहते हैं। ये सारी चीजें उसी से बनती हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स केवल ये बता देना कि केवल ये टैथे सागर हो गया, ये पेंथालासा हो गया, ये गोंडवाना लैंड हो गया, ये उससे नहीं होगा। ये अब पृथ्वी की आकारिकी को समझने का सिद्धांत है। पृथ्वी पे आज जो कुछ भी है वो इन्हीं की वजह से है, प्लेट के मूव करने की वजह से। बस ये जो गति है ये बहुत धीमी है, गति बहुत धीमी है, तो इस वजह से वो हमको महसूस नहीं होता। मिलियंस ईयर में वो तो कितना 225 मिलियन ईयर एगो वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हुए। तो अदरवाइज तो वो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट बना हुआ था, बताया था ना अभी। तो 225 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 10 लाख साल। तो 225 मतलब कितने लाख साल पहले? तो कई मिलियन ईयर से ये सब चीजें होना शुरू हुई है। और वो बराबर इतनी दूरी पे आ गए कि हमको इतनी दूरी महसूस होती है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के, लेकिन वो टकराएंगे, फिर से नजदीक आ जाएंगे, फिर से पेंजिया बन जाएगा। तो ये तो साइकिल है। ये क्या है? साइकिल है। प्लेट टेक्टोनिक्स का एक साइकिल है। प्लेट्स मूव कर रही, कंटिन्यूअस मूव कर रही। बड़ी प्लेट्स भी मूव कर रही हैं, छोटी प्लेट्स भी मूव कर रही हैं। जब भी दूसरी तरफ प्लेट की तरफ जाती हैं तो खास करके कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उनके ऊपर का हिस्सा होता है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो ज्यादा थिक होता है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की बात करते हैं ना हम लोग, तो सियाल बोलते हैं उसको, सीमा बोलते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम तो वो थोड़ा थिन होता है, तो वो सबडक्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो ये जो सबडक्शन होता है, एक प्लेट के नीचे दूसरे प्लेट का जाना, उसको बोलते हैं सबडक्शन। ये सबडक्शन एक फ्रिक्शन तैयार करता है। तो अब आपको सवाल, अब यहां तरह तरह के सवाल आते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर को ऐसे हवा में पढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको तो डायग्राम बना करके या वीडियो या उसके साथ ही बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी और उसके सार रूप में चले जाओगे आप कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। अब आपको सारी संभावनाएं तलाशनी है कि ये सबडक्शन कहां कहां होगा और कहां कहां कौन कौन सी चीजें तैयार होंगी। तो आपको 4-5 एस्पेक्ट देखने हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट देखने? लैंडफॉर्म्स में या जियोमॉर्फोलॉजी में। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार का कन्वर्जेंस हो रहा है या डाइवर्जेंस हो रहा है। और कई बार लेटरल मूवमेंट होता है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से लेटरली मूव कर जाती है, आसपास से, एक दूसरे की तरफ से नहीं आते हैं। एक साउथ में जा रही होती है, एक नॉर्थ में जा रही होती। दोनों एक तरफ नहीं आ रहे और दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं। दूर जाते हैं तो डाइवर्जेंस, पास आते हैं तो कन्वर्जेंस। लेकिन कोई यूं मूव कर रहा है ऐसे, तो इस तरह से जो मूव करते हैं उसका एक तरह से लेटवर्ड, ट्रांसवर्स
तो लेटरल जो स्लाइडिंग होती है, तो यहां फ्रिक्शन कम होगा, यहां संघर्ष नहीं है, और संघर्ष नहीं है तो उतना नुकसान नहीं होगा, यानी कि ज्वालामुखी उतने जबरदस्त, एक तो वोल्केनो के चांस बहुत ही कम, दूसरे अर्थक्वेक जो होंगे वो शेलो टाइप के अर्थक्वेक होंगे। तो शेलो अर्थक्वेक क्या होते हैं, तो लगभग 70 किलोमीटर की गहराई में जिसका फोकस होता है उसको शेलो अर्थक्वेक कहते हैं, उथला वाला भूकंप। 70 से कितना, 300, 250, तो 290 तक, वो कितना हो गया इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, और उससे नीचे डीप सीटेड अर्थक्वेक, एकदम डीप सीटेड अर्थक्वेक। तो 3 प्रकार के अर्थक्वेक। एपिसेंटर तो हम लोग धरातल पे बोलते हैं ऊपर, लेकिन फोकस एरिया कहां होगा, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ, जहां असली फ्रिक्शन हुआ वो गहराई में। तो शेलो, इंटरमीडिएट एंड डीप सीटेड। डीप सीटेड बहुत ज्यादा गहराई में जो होगा वहां फ्रिक्शन हुआ। तो आपको एक तो प्लेट्स की एक्टिविटी, प्लेट्स किस तरह से मूव कर रही हैं उसका चार्ट बनाना है। दूसरा आपको बनाना है कि अर्थक्वेक किस रेंज का आ रहा है और किस किस कंडीशन में, डाइवर्जेंस में कैसा अर्थक्वेक होगा, कन्वर्जेंस में कैसा होगा और लेटरल मूवमेंट में कैसा होगा। ठीक है। और फिर तीसरा वाला होगा वोल्केनिक एक्टिविटी। और ऊपर जो सबसे पहले आपको बताया कि प्लेट्स कहां कहां मूव कर रही है, तो वहां पे आपको 4-5 चीजें पकड़नी है, 5 चीजें कम से कम। 5 चीजें कौन सी, कि ट्रेंच तैयार हो रहा है क्या, गर्त यानी ट्रेंच तैयार हो रहा है, उच्च भूमि तैयार हो रही है यानी कि माउंटेन बन रहा है, कई जगह पर आइलैंड बन जाएंगे ओशन में, समुद्र में, इस प्रकार के सबडक्शन से आइलैंड तैयार हो जाएंगे, आइलैंड आर्क तैयार हो जाएगा। तो आइलैंड तैयार हो रहा है, आइलैंड आर्क तैयार हो रहा है, आर्कीपेलेगो, बहुत सारे आइलैंड्स होंगे तो उसको बोलेंगे आर्कीपेलेगो, द्वीप समूह। तो आर्कीपेलेगो तैयार हो रहा है, माउंटेन तैयार हो रहा है, ट्रेंच तैयार हो रहा है। देन फिर अर्थक्वेक एक्टिविटी एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी की क्रियाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये पूरा एक चार्ट बनेगा इसका, कन्वर्जेंस का, डाइवर्जेंस का और लेटरल मूवमेंट का। तो परीक्षा में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी का ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले तो आप बहुत सुंदर सा एक डायग्राम बनाना क्रस्ट, मेंटल और कोर का, कि अर्थ की आंतरिक संरचना। उसमें लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर किसको कहते हैं, जहां मैग्मा काफी अच्छी मात्रा में होगा, एस्थेनोस्फीयर वाला हिस्सा, मैग्मा, लावा जिसको कहते हैं, काफी तरल है। ऐसे लावा तक अगर कोई दरार पहुंचेगी और अगर उसको लावा को बाहर आने का मौका मिलेगा तो वो ज्वालामुखी तैयार होगा। ठीक है, ज्वालामुखी तैयार होगा। दोनों एक साथ भी हो सकता है, अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि जबरदस्त फ्रिक्शन और रास्ता मिलेगा तो धक्के से वो बाहर आएगा। तो इंट्रूजन और एक्सट्रूजन, सबसे पहले इंट्रूड करेगा, बाद में वो क्रस्ट पे एक्सट्रूजन आएगा, वो एकदम से बाहर आ जाएगा। तो ये कभी कभी जो है वो भूकंप का कारण भी बनता है। तो वो क्यों बनता है, तो अब आप कंडीशंस लिख लीजिए। सबसे पहले क्या क्या कंडीशन लिखेंगे, सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे ओशनिक डाइवर्जेंस, ओ डाइवर्जेंस, ओशनिक डाइवर्जेंस, पहली कंडीशन, ओशनिक डाइवर्जेंस। ओशनिक डाइवर्जेंस। सेकंड, ओशनिक कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। क्या है, क्रस्ट का डाइवर्जेंस। किसका डाइवर्जेंस, क्रस्ट का। ओशनिक क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट एक दूसरे से दूर जा रही है। ऐसी प्लेट्स जो ओशनिक क्रस्ट
ओशनिक क्रस्ट से दूर जा रही तो उसको लिखेंगे ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंस। ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दूर जा रही है एक दूसरे से, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दूर जा रही है। फिर आएगा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, दोनों ही प्रकार के, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट भूपर्पटी, किस प्रकार का डाइवर्जेंस? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। फिर उल्टा आ जाइए कन्वर्जेंस, तो ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस, दो ओशनिक प्लेट कन्वर्ज होंगी, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और सबडक्शन हो रहा है, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशनिक और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस, और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। और लेटरल ऐसे, यानी एक दूसरे की तरफ भी नहीं आ रहे, एक दूसरे से दूर भी नहीं जा रहे, बल्कि साइड में से होकर निकल रहा है, टच होकर के निकल रहा है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाउंड्री, तो कितने तरह की बाउंड्री है? 3 3 6 हो गया, और एक 7 तरह की कंडीशन हो गई। तो जो आपने मिड अटलांटिक रीज सुना है, मिड अटलांटिक रीज बहुत बड़ी रीज है, मिड अटलांटिक रीज, वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा, वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होंगी। ओशनिक रीज, मिड अटलांटिक रीज, मिड ओशनिक रीज भी बोलते हैं, मिड अटलांटिक रीज तो एग्जाम्पल ही हो जाएगा उसका प्रॉपर। तो जाकर के मिड अटलांटिक रीज के ऊपर देखिएगा, वीडियो भी देखिए यूट्यूब पे जाकर के आज। तो ये है एग्जाम्पल है ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंस। किसका है? डाइवर्जेंस। रीज बन रहा है, बीच में एक रीज बन रहा है, अंदर से वोल्केनिक एक्टिविटी, मैग्मा भी बाहर आएगा, जगह जगह से मैग्मा आएगा, अर्थक्वेक ऑल्सो। तीनों टाइप का, डीप सीटेड भी, शैलो भी, इंटरमीडिएट भी। रिजेस बनेंगी, अर्थक्वेक आएंगे, और वोल्केनिक एक्टिविटी भी होंगी। तो लैंडफॉर्म समझ में आ गई ना, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी समझ में आ रही है आपको। और एग्जाम्पल हो जाएगा मिड अटलांटिक रीज। ठीक है। अब ओशनिक कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, एग्जाम्पल बताइए। ओशनिक कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, जहां ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से दूर जा रही है, तो क्या होगा? फॉल्ट्स तैयार होंगे ना। तो कौन कौन से, कहां कहां पे? अगेन रिंग ऑफ फायर, फिलीपींस की बात करते हो ना, जापान की बात करते हो, आप तमाम प्रकार की बात करते हो कि नहीं? तीसरी कंडीशन क्या बताई? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली, यहां तैयार होती है रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी तैयार होती है। ईस्ट अफ्रीका पूरा, तंजानिया, केनिया, ये वाला जो मोजाम्बिक वाला जो पार्ट है, जो मेडागास्कर से लगा हुआ पार्ट है, ये पूरा का पूरा रिफ्ट वैली से टूट रहा है, क्योंकि सो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट
डाइवर्जेंस, रिफ्ट वैली, हमारी जो नर्मदा रिफ्ट वैली कही जाती है उस प्रकार की रिफ्ट वैली नहीं है। रियल रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल कौन सा है? अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका। तो जाकर के देखिए ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, वो वहां लाल सागर में जुड़ेगी, रेड सी में ऊपर, जिबोती के वहां, इथियोपिया के वहां, और उस पूरे में समुद्र का पानी आ जाएगा। तो अर्थक्वेक भी आएंगे, बट वोल्केनिक एक्टिविटीज उतनी नहीं रहेंगी, अर्थक्वेक होंगे ज्यादा। और वाटर आ जाएगा सैलाइन, समुद्र का पानी बीच में आ जाएगा, अफ्रीका के बीच में। अफ्रीका टूट रहा है, अफ्रीका टूट रहा है और रिफ्ट वैली तैयार हो रही है, दूरी बढ़ रही है, बीच में एक दरार बन रही है अफ्रीका के बीच में। तो अफ्रीका का एक हिस्सा टूट करके अलग हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट क्रस्ट में डाइवर्जेंस हो रहा है, दूर जा रही है। आ रहा है समझ? क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है ना, कंटिन्यूअस जा रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स, तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली बहुत सुंदर एग्जांपल है। अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे आपको, अच्छे फोटोग्राफ। जाकर के मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मेरा वीडियो आप YouTube पे चला लेना और उसको एक एक चीज को रोक रोक करके गूगल में जाकर इमेजेस में टाइप करना, और वो सब चीजें फोटो आपको आते जाएंगे, एनिमेशन भी आ जाएंगे, वीडियो भी आ जाएंगे, फोटो भी आ जाएंगे। तो आपका आज चैप्टर जियोमॉर्फोलॉजी वाला काफी हद तक कवर हो जाएगा। आज से शुरू होगा कवर होना अभी एकदम से नहीं होगा एक दिन, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे 2-3 दिन लगाएंगे और नेक्स्ट वीक मैं उसके बारे में और क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप जाकर के देखिए उसको, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों के यहाँ ये सुविधा नहीं है अभी ऑडियो विजुअल की, तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आराम से हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। आप जाकर के मेहनत करिए, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे तो बन जाएगा, पर इसी सीक्वेंस में बनाइए जिस सीक्वेंस में मैं बात कर रहा हूं, तो फिर बन जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैलीज तैयार हो जाएंगी। अब हम आएंगे कन्वर्जेंस में। अब उल्टा होगा, दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हुई दिखेंगी। क्या होंगी? दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी। तो ओशनिक कन्वर्जेंस, ओशनिक कन्वर्जेंस। तो इसमें सबडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, एक डाइवर्जेंस में तो रिफ्ट वैली तैयार हो जाती है, बीच में दरार पड़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से जा रहे हैं, तो टकराव तो हो नहीं रहा, फट रही है ना धरती, तो धरती फट रही है तो अंदर से ज्वालामुखी और वो सब तो आएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि ओशनिक कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों कमजोर जो थिन वाली जो क्रस्ट है वो एक दूसरे से टकराएंगी। तो जो क्रस्ट पहले टकराएगी ना, पहले मूव कर रही है, वो सबडक्ट हो जाएगी, सबडक्शन होगा, नीचे धसेगी। पहले से जो प्लेट इधर आ रही है उसके नीचे वो प्लेट धस जाएगी, उसको बोलते हैं सबडक्शन। और जिस जगह पर सबडक्शन हैपनिंग होगा, ये होगा, वहां पर ट्रेंच बनेगा, वहां गहराई में गर्त बनेंगे, जिसको मेरियाना ट्रेंच आप सुनते हो कि सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो उस प्रकार के गर्त बनेंगे। वहां क्या बन रही थी? रिजेज, वहां रिजेज बन रही थी। ठीक है, और रिफ्ट वैलीज बन रही थी। यहां क्या बनेंगे? ट्रेंच। तो यहां सबसे पहले ट्रेंच बनेगा एक, और सबडक्शन जब ज्यादा होगा और ट्रेंच बनेगा, तो जब वो मैग्मा तक पहुंचेगा, एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर जब वहां तक जाएगा, तो फिर वहां जो मैग्मा है उसको बाहर आने का मौका मिलेगा। सबडक्शन के बाद उसको बाहर आने का मौका मिलेगा, तो वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होंगी, वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी, यानी ज्वालामुखी निकलेंगे और द्वीप बनेंगे, आइलैंड बनते हैं, आइलैंड फॉर्मेशन, द्वीपों का निर्माण, समुद्र के बीच में द्वीप बनना। देखिए, द्वीप हमेशा उसी को बोलते हैं जो समुद्र के बीच में होता है।
कॉन्टिनेंट नहीं होता वो, उसका निर्माण किसकी वजह से होता है? सबडक्शन की वजह से हुआ। कॉन्टिनेंट तो हम उसको कहते हैं जो पहले से ही किसी प्लेट पे स्थित है। महाद्वीप, इसलिए उसको महाद्वीप कहते हैं कॉन्टिनेंट, क्योंकि वो तो किसी प्लेट का ऊपरी क्रस्ट है, ऊपरी हिस्सा है, भूपर्पटी है। तो फिर द्वीप कौन हुआ? द्वीप एक प्लेट के दूसरी प्लेट, खास करके ओशनिक प्लेट के नीचे धंसने से, सबडक्शन होने से जो हिस्सा ऊंचा उठ गया और पानी से बाहर आ गया, समुद्र के पानी से बाहर आ गया, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। और उस आइलैंड में भी वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो तो ज्वालामुखी फुफकारता हुआ ही आता है। कई बार वो आइलैंड निकलता भी है और वोल्केनिक आइलैंड होता है। ज्यादातर जो होते हैं वो वोल्केनिक आइलैंड। भारत में एक ही है, बेरन द्वीप, जैसे हम बात करते हैं। तो इसकी वजह से जो तैयार होते हैं, लाइक इंडोनेशिया, इस प्रकार की जो जगह तैयार होती है उसको द्वीप या द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप तैयार हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम द्वीप समूह। और की आर्चीपेलेगो या आर्कीपेलेगो, इंग्लिश वाले बिगाड़ देते हैं उसको, आर्चीपेलेगो भी बोल देते हैं, आर्कीपेलेगो। जब हिंदी मीडियम में हिंदी की किताब देखते हैं तो वो आर्कीपेलेगो ही लिखता है, आर्ची नहीं लिखता। बट इंग्लिश मीडियम वाले सब CHI को उसको ची बोलते हैं। कैमेलियन को भी चेमेलियन बोलते हैं। पूरे इंडिया की कॉन्वेंट स्कूल की सारी मैडम चेमेलियन ही पढ़ाती हैं, जबकि वो कैमेलियन है। रियल जो है सिलेंट्रेटा कोइलेंट्रेटा, सिलोम कोइलोम, अब उसको कोइलोम बोलते हैं जबकि वो सिलोम। तो प्रोनाउंसिएशन अभी मेडिकल साइंस में ले तो आए, लेकिन अब पहले कॉन्वेंट की मैडम को समझाओ पहले कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, फिर बाद में। नहीं तो वो केमिस्ट्री बोलेंगे फिर केमिस्ट्री को, उनके हिसाब से तो केमिस्ट्री होना चाहिए। है ना उल्टा, इसलिए तो चोलमंडलम कोरोमंडल तट हो गया तो उसका तो वो कुछ भी है। ये सब अपनी तरह से इंग्लिश की टांग तोड़ने से हुआ है। बहुत सारे नाम तो देश भर में धीरे धीरे उत्तरी सरकार था उधर का, नॉर्दर्न सरकार, तो उत्तरी सरकार ही कर दिया। बोले सरकार क्या होता है? सरकार होगा। तो कभी कभी अपने हिसाब से भी अंडरस्टैंडिंग करने से भी चीजें बिगड़ जाती। तो हिंदी में खुद में अपनी एक प्रॉब्लम है। हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो समस्या है, इंग्लिश टू इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो फिर और प्रॉब्लम है। तो मतलब अभी ना कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री यहाँ पे भी चाहिए क्रिकेट के अलावा। तो यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। जब तक आपको सब चीजों का नॉलेज नहीं हो जाता तब तक आप उसमें समझ ही नहीं पाएंगे। और आप अब सबसे बड़ी चीज है कि बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, गलत बोलते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस रहता है उनके चेहरे पे। उनको बिल्कुल भी ये भाव नहीं रहता कि मतलब हमारी ये चीज गलत हो सकती है, क्योंकि उन्होंने सुना भी वो और अब बोल भी वही रहे, और उनके टीचर ने भी यही बोला था। तो अब ये ट्रेडिशन हो गया। तो इंडियन इंग्लिश जो है वो वाकई में बहुत ही अलग इंग्लिश है। ओरिजिनल अमेरिका वाले तो गलत बोलने को ही कॉन्फिडेंट होना मानते हैं कि हम जो ब्रिटिशर्स की इंग्लिश है उसको कतई नहीं बोलेंगे, हम उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे और उसका रूप बदल के रहेंगे, और हमारा यही विश्वास है और यही उनका आत्मविश्वास है। और हम उसको गलत मान करके नहीं, हम गलत हैं उसके बावजूद उसको सही मान करके बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं, और हम उसकी कॉपी कर रहे हैं जबकि वो कॉपी ठीक से नहीं हो रही। अमेरिका का तो क्लियर है कि हम वो वाला बोल ही नहीं रहे। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम वैसा नहीं बोल रहे। हाँ बिल्कुल हम वैसा नहीं बोल रहे, हम ना हम वैसा बोलना चाहते हैं। इसलिए तो वो ड्राइविंग साइड चेंज कर देते हैं। बोले वो उधर से चलाते हैं, हम इधर से चलाएंगे। आपका पिन चेंज कर देंगे, आपका पिन ऐसा है, हमारा पिन चपटा वाला है, गोल पिन नहीं होगा। तो जो यूरोप का है, खास करके ब्रिटेन को भयंकर चिढ़ाते हो, लैंग्वेज में भी, अपनी एक्टिविटीज में भी, टेक्नोलॉजी में भी, सब में, कि हम तुम्हारी कॉपी कर ही नहीं रहे। कहते तुमने मान कैसे लिए कि हम फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। इसीलिए एज ए प्रोटेस्ट अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता, एज ए प्रोटेस्ट, किंतु फिर हम तो तुम्हारी कॉपी करते हुए हो जाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ही क्रिकेट खेलते हैं। तो अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग मानता ही नहीं है। तो
तो एंग्लोफोन्स बोलते हैं ना, एंग्लोफोन कंट्रीज, तो एंग्लोफोन्स कंट्रीज इसलिए बोलता है। फोनेटिक्स जो है वो इंग्लिश वाली। तो खास करके ये जब मैं बायो का देखता हूं तो मुझे बहुत निराशा होती है, क्योंकि बायो को मैंने दोनों मीडियम में पढ़ा है, बायोलॉजिकल साइंसेज को, बॉटनी जूलॉजी दोनों को मैंने दोनों मीडियम में पढ़ा है। और दोनों मीडियम में पढ़ने की वजह से जो ऑथेंटिक हिंदी की बुक्स थी उन्होंने अच्छा ट्रांसलेशन किया, यूनिक वाला, ऑथेंटिक वाला किया, अच्छा किया, काफी मेहनत की उन लोगों ने। तो उन्होंने कम से कम प्रोनाउंसिएशन हमारे जो हैं उस मामले के वो काफी हद तक ठीक कर दिया। तो हमने वो ओरिजिनल वाला देखा, वो जिसने इंग्लिश वाला ने जब हिंदी नहीं देखा तो उसको बड़ी दिक्कत आती है, बहुत ही दिक्कत आती है। और वो कई सारे शब्दों का तो अर्थ ही नहीं बता पाते, तो इसलिए हिंदी में पढ़ने की कोशिश वो करेंगे नहीं कभी, क्योंकि वो बहुत ही अटपटा लग रहा है। कई लोग तो एक पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें ही 4-5 शब्द हिंदी के ऐसा आ जाएंगे जिसका अर्थ इंग्लिश वाले बच्चों को पता ही नहीं है कि ये क्या है। एक पैराग्राफ पढ़ते नहीं बनता उनसे। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इंडिया गुजर रहा है अभी ट्रांजिशन से, लेकिन मैं इसे ट्रांजिशन नहीं कहूंगा, ये तो मतलब अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ फेज से गुजर रहा है। ट्रांजिशन फेज तो एक पॉजिटिव वर्ड है जिससे आप फिर बाद में जाके निकल करके कम बैक कर लेते हो। यहाँ तो हम फंसने जा रहे हैं बहुत ही, ये भी एक ट्रेंच है लैंग्वेज ट्रेंच, सबडक्शन हो गया है इसमें। अब हिंदी का हुआ या इंग्लिश का हुआ पता नहीं, ये फ्यूचर बताएगा। पॉलिटिकली तो वो लोग हिंदी को ऊपर चाहते हैं, तो बात समझ में आ गई। आर्कीपेलेगो, तो इंग्लिश वाले भी आर्कीपेलेगो बोलने का कोशिश करें, ठीक है, आर्ची नहीं ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं, क्योंकि दिखाने आते हैं कॉपी, तो वो उनके बोलने से भी नहीं, सर आर्चीपेलेगो मैंने इधर लिखा है, तो वो समझ में आ जाता है कि बोलता तो वही है ना, तो प्रॉब्लम है। तो हैबिट को थोड़ा सा चेंज करें। तो आर्कीपेलेगो मतलब द्वीप समूह, खास करके इंडोनेशिया। अब आइए ओशियनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशियनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशियनिक कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंस। इसको पूरा अगर आप बोलेंगे तो प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंस, क्योंकि प्लेट्स की बाउंड्री बन रही है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल जो है वो आपको चिली, नजाका प्लेट जो है वो चिली और पेरू के नीचे जा रही है। नजाका प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। नजाका प्लेट उधर से गैलापागोस के उधर से वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट आएगी तो किधर जाएगी? पेरू और चिली का कोस्ट है, और पेरू और चिली के कोस्ट पे एंडीज पर्वतमाला, एंडीज ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा नीचे तक। चिली का नीचे का हिस्सा जो अर्जेंटीना से बिल्कुल टिप पे नीचे आ जाता है, टेल में, साउथ अमेरिका की टेल। तो पेरू और चिली की पूरी एंडीज पर्वतमाला, तो एंडीज पर्वत का उदय होता है उसके सबडक्शन से। एंडीज पर ऊपर नॉर्थ अमेरिका में भी सेम थिंग हो रही है, खास करके नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वाले हिस्से में, तो वहां रॉकीज डेवलप हो रहा है। ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट पार्ट, खास करके ऊपर का ईस्ट वाला हिस्सा रॉकीज, नीचे एंडीज, ऊपर रॉकीज। किसकी वजह से? ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, क्योंकि प्लेट बाउंड्री जो तैयार हो रही है वो ओशनिक क्रस्ट किसके नीचे जा रही है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे। तो ऊपर हाईलैंड तैयार होगा, ठीक है, फोल्ड्स तैयार होंगे। खास करके उतना फोल्ड माउंटेन तो उसको उस तरह से तो नहीं बोलते कि जैसा हिमालय को बोलते हैं वैसा, लेकिन हाँ, ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन की जो बात हम करते हैं तो उस पर आएंगे हम लोग। जब माउंटेन पढ़ेंगे तब और बताएंगे डिटेल में, अभी आप उसको समझ लीजिए।
पर्वतमालाओं का, माउंटेन आ जाएंगे। अब यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी में क्या आपको लैंडफॉर्म दिखाई दे रहा है? माउंटेन्स। साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन और नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज। कारण समझ में आ गया? प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स में कौन सी प्लेट? ओशनिक प्लेट बीनेथ कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यहां माइनर प्लेट जा रही है, नजाका प्लेट माइनर प्लेट है, अभी आपको बताया था नजाका प्लेट, और वो साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। अब आइए कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, लास्ट। अभी एक और है, लास्ट वाला बता देता हूं। ट्रांसवर्स वाले का एग्जांपल है सेंट एंड्रियास फॉल्ट। सेंट एंड्रियास फॉल्ट, यहां बहुत ही हल्के अर्थक्वेक आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी के चांसेस बहुत कम हैं। बट ये जो आपको रॉकीज और एंडीज बताए हैं, हाईली वोल्केनिक एक्टिविटी, बहुत ही हाई वोल्केनिक एक्टिविटीज होती। तो जो कोटापेक्सी और जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है, तो वोल्केनिज्म जो है आपको यहां देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े और जो सबसे जबरदस्त ज्वालामुखी है वो आपको चिली, पेरू, कोटापेक्सी वगैरह यहां मिलेंगे आपको। तो सर्च करिएगा कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं साउथ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के। तो रॉकीज और एंडीज में आपको ज्वालामुखी मिलेंगे, वोल्केनिक एक्टिविटीज, अर्थक्वेक ऑल्सो। ठीक है, तो कहीं रिज तैयार हो रहा है, कहीं रिफ्ट वैली तैयार हो रही है। हाँ, अब इंटरेस्टिंग बन रहा है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको जाकर के। अब इमेजेस देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। और आपके पास जो भी नोट्स है, बुक है, खुल्लर की है या आपके पास वो किस किस की होती है, एक बर्णवाल की होती है, खुल्लर की होती है, एक आबिद हुसैन होती है, माजिद हुसैन जो भी है उसकी है, एक और किताब होती है सविंद्र सिंह, वो है, एनसीईआरटी है। उन सब में जा करके देखिए। और इस हिस्से को जब के प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, इसको जाकर के पढ़िए, एग्जाम्पल को करेक्ट कर लीजिए। मेरे से कभी एक दो इधर उधर हो गया है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उसको एडजस्ट कर लीजिए। मेरा उद्देश्य आपका इंटरेस्ट जगाना, उसको सिलेबस को कंप्लीट करवाना, इसलिए मैं जिक्र भी कर रहा हूँ ताकि वो सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ कई बार लोगों को शिकायत होती है केवल मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ पूरे सप्ताह का, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, कहने में बहुत आसान है, काफी लंबा चौड़ा है। जियोमॉर्फोलॉजी पूरा इस सप्ताह का आपका होमवर्क है, जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी में पहले होमवर्क लिख लो एक पेज पे, पूरा जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा। तो पूरी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पूरी स्टोरी लिखना है आपको, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। फर्स्ट चीज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम टेबल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, evidences of continental drift theory, evidences लगभग 7 प्रकार के प्रमाण हैं इसके पक्ष में। वो प्लेट टेक्टोनिक्स, टाइप्स ऑफ प्लेट्स, मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स, और ये 7 कंडीशंस, प्लेट बाउंड्रीज। आफ्टर दैट प्लेट बाउंड्रीज, डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज, ओ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ओसी डाइवर्जेंस, सीसी डाइवर्जेंस, फिर कन्वर्जेंस, ओ कन्वर्जेंस, ओसी कन्वर्जेंस और सीसी कन्वर्जेंस, एंड लास्ट ट्रांसवर्स लेटरल। तो ये 7 कंडीशंस
व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो तब क्या क्या होता है, तो वो अर्थक्वेक एक्टिविटीज, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ट्रेंचेज, माउंटेन, फॉल्स, ये सब आपको उसमें एक बाकायदा टेबल बना के लिखना है होमवर्क में। एंड एग्जाम्पल्स जो अपेयर होगा लैंड पे, उसका एग्जाम्पल यानी क्या बोलेंगे उसको, लोकेशन उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद शॉर्टकमिंग्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसकी क्या कमियां हैं, चैलेंजेस, और फिर डिफरेंट में सपोर्ट में कन्वेक्शन करंट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो बहुत अच्छे से समझाती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, क्योंकि वेगनर उतना अच्छा नहीं समझा पाया। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सी फ्लोर एक दूसरे से कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, तो उन्होंने समझाया कि सी का जो फ्लोर है, फर्श है समुद्र का, वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। हैरी हेस जो आए थे उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो ये कैसे जो सी फ्लोर है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, वो आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को बहुत अच्छे से समझाएगा, क्योंकि वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो तो नहीं। और फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंस जो आपको बताया, वो 7 एविडेंस आप लगा दीजिए। और प्लेट टेक्टोनिक्स का इंपॉर्टेंस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स का एग्जाम इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको इस सप्ताह में करनी है। और लास्ट में लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। अब ये जो सारी एक्टिविटीज होंगी तो यहां से लैंड फॉर्म्स आएंगे, नए नए भू आकृतिक स्वरूप निकलेंगे, कहीं लटकते हुए हैंगिंग गार्डन होंगे, हैंगिंग वैलीज होंगी, कहीं क्या होंगे, कहीं आप केव्स में जाते हैं तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट और वो होते हैं कि नहीं, वो सब, हाँ, वो सारी एक्टिविटीज की वजह से निकलते हैं। तो लैंड फॉर्म, जितने लैंड फॉर्म्स हो सकते हैं, ड्यून्स हैं, वहां हैं रेगिस्तान में, और जैसे हवा चलती है विंड के फ्रिक्शन से, उससे जो चट्टानें कट जाती है और अलग अलग स्वरूप में आ जाती हैं, वो मेगालिथ्स जहां पड़े रहते हैं वहां वाला। तो तरह तरह के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए नहीं, नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से, ये सारी नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से निकलने वाली लैंड फॉर्म्स। तो इस बार यहां तक, नेक्स्ट टाइम जो रहेगा वो हम वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक और वहां से शुरू करेंगे, वोल्केनिज्म और उससे। तो इस सप्ताह आप इसको दीजिए, और करंट अफेयर्स में जो आपको टॉपिक दिए हैं वो, और ऐसे लिख लीजिए, एक ऐसे लिख लीजिए, ताकि बीच में हम लास्ट में होमवर्क नहीं दे पाते ना हम लोग, तो हमने बीच में ये कर दिया। तो एक अच्छा खासा होमवर्क आपके पास होना चाहिए, फुर्सत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज का होमवर्क है आपका ऐसे का कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग, बट क्या हम लोग ह्यूमन भी हैं, मानवीय भी हैं? ह्यूमन, HUMANE, मानवीय। हाउ वी विल बिकम एज ए ह्यूमन, हम ह्यूमन कैसे बनेंगे, मतलब उद्देश्य क्या है? ह्यूमन तो है, बाय बर्थ है, जन्म तो हमारा ह्यूमन के रूप में हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ नीचे एक कोटेशन लिखा हुआ है गुरुजी का
कि मनुष्य का जन्म तो सहज है, परंतु मनुष्यता बड़ी कठिनाई से निभानी पड़ती है। मनुष्यता निभाने के लिए बहुत कठिनाई आती है। ह्यूमन होना बहुत कठिन काम है। ह्यूमन होना तो आसान है, क्योंकि इंसान के रूप में पैदा हो जाओ। इंसान जो जन्म देगा वो इंसान को जन्म देगा, जानवर जो जन्म देंगे, डॉग होगा वो डॉग को जन्म देगा। तो हमारी स्पीशीज है, स्पीशीज है मतलब बाय बर्थ हम लोग ह्यूमन बीइंग है, बट हमको मनुष्यता हासिल करनी पड़ती है। ह्यूमन होना कठिन काम है, मानवीय होना कठिन काम। HUMANE, तो फिलोसॉफिकल प्लस थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल और इसमें साइंस भी आ जाएगा, तो थोड़ा डिफरेंट आप रेशियल क्लासिफिकेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ जाएगी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस एंथ्रोपोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी प्लस हिस्ट्री प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट काम आएंगे। और फिलोसॉफी तो है ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फिलोसॉफिकल है। बट आप अधिकांश सब्जेक्ट जो है और करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हैं। पुतिन ह्यूमन है, बट ह्यूमन है क्या? नहीं है। ऑयल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, सब उसी की वजह से, तो डेफिनेटली इसको तो ह्यूमन नहीं कहेंगे, ह्यूमन लाइक बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा मैंने आपको आउटलाइन भी दे दिया उसका। तो इतने सारे सब्जेक्ट के साथ उसको मैच करिए। एस्पेक्ट्स में जाएंगे तो आपको तमाम प्रकार के एस्पेक्ट्स ऐसे दिखेंगे, और ग्लोबल लेवल तक भी ले जा सकते हैं उसको, पर्सनल से लेके, पर्सनल एफर्ट से लेके ग्लोबल लेवल। तो वर्टिकल थॉट प्रोसेस एंड हॉरिजॉन्टल थॉट प्रोसेस दोनों आप करिएगा तो खूब मैटर है, खूब सारा मैटर। ठीक है, ये जो ह्यूमन अप्रोच होती है HUMANE वाली, ये ह्यूमन अप्रोच इन आर्ट, इन साइंस, इन एजुकेशन, इन टूरिज्म तो खैर वो प्रोफेशन वाला हो जाएगा, लेकिन इन इकोनॉमी, इन इंडस्ट्री, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, तो ह्यूमन जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको अलग अलग जगह पे आप डेवलप करते हुए कैसे जा सकते हैं। ठीक है, और इधर जो होती है वो सोसाइटी में सोशलाइजेशन से होती है, टीचर्स के थ्रू आती है चीजें, पेरेंट्स के थ्रू चीजें आती हैं, तो हमारे सामाजिकरण से चीजें पैदा होती हैं, फिर पॉलिटिक्स से होती है, फिर एजुकेशन से होती है, और फिर हम लोगों का निर्माण होता है। तो वर्टिकल थॉट प्रोसेस इस तरह से जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आप डिफरेंट सेक्टर्स को टच करते हुए जाएंगे। ऐसा करके बहुत सामग्री हो जाएगी, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। 1000 वर्ड जो है आपको लगेगा कि 10,000 होना था। इतना कई बार हम लोग कमी से जूझ रहे होते हैं कि मटेरियल कहाँ से लाएंगे लिखने का। अब मैंने बता दिया तो ऐसा लगेगा कि बहुत मटेरियल, बहुत ज्यादा मटेरियल। ठीक है, सेक्टर्स खोलते जाइए, ओपन रखिए और सेक्टर्स खोल दीजिए, फिर सब सेक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही ले लेंगे अकेला, तो फिर उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें फिर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस वाली, स्पेस वाली, उसमें ढेरों फील्ड खुल जाएंगे। केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, केवल डिफेंस में करेंगे तो फिर उसमें और बहुत सारी हो जाएगी। तो सब टॉपिक्स बहुत सारे निकल आते हैं, इसलिए कमी नहीं है मैटर की। बस आप वहां तक सोच पाते हैं कि नहीं, आप अपनी सोच को वहां तक ले जाते हैं कि नहीं। लिटरेचर में ले जाएंगे और किसी में ले जाएंगे तो नॉवल है, ये है, पोएम्स है, पोएट्री है, उधर आप तो तरह तरह की चीजें आ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट ऐसे लिटरेचर है जो कि ह्यूमैनिटी बेस्ड है, और उन्होंने ह्यूमैनिटी को बहुत डेवलप करने की कोशिश की है। ये सब चीजें, तो ये सब एग्जाम्पल्स में आ जाएगा, आपके उसका मैटर का पार्ट बन जाएगा। फिलोसॉफिकल वाले में तो बहुत कुछ है। ठीक है, थिंकर्स में जाएंगे तो इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न नहीं बोलेंगे, अब ग्लोबल थिंकर्स बोलेंगे, क्योंकि माओ भी तो लेंगे, माओ वेस्ट में नहीं है। तुमको लेते हैं चाइना से तो वो वेस्टर्न थिंकर्स में नहीं आता, वो तो ईस्टर्न थिंकर है, हमारे भी ईस्ट में बैठा हुआ है। तो ग्लोबल थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स,
तो थिंकर्स को लोगे तो वो फिलोसॉफिकल बहुत सारा हो जाएगा। गांधी कई बार ह्यूमन होने की बात करते हैं, तभी तो वो ग्रीड की और नीड की बात करते थे कि संसार की जो पृथ्वी पूरी जो है एक आदमी की लालच को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन आवश्यकताएं तो वो सबकी पूरी कर सकती है, लेकिन लालच को, एक आदमी के लालच को भी पूरी नहीं कर सकती पूरी अर्थ, क्योंकि लालच की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ये इसका मतलब है कि आदमी को लालच नहीं करना चाहिए और आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, न कि लालच को। तो यही तो ह्यूमन होना हुआ, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यही तो कार्बन एमिशन रोकने वाली बात है। और पृथ्वी को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मानवीय होंगे, तो फिर एनवायरमेंट में तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया। आ गया समझ में? तो उसको एनवायरमेंट तक लेके चले जाइए, उसको मेडिकल साइंस में लेके जाइए, उसको आप फिलोसॉफी में लेके जाइए, उसको आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स में लेके जाइए कि कब कब आदमी जानवर हुआ है, कब कब आदमी ने मनुष्यता निभाई है। लिटरेचर में कौन कौन से लिटरेचर ने झकझोर के रख दिया, सिनेमा ने कौन कौन सा सिनेमा है जो हिला के रख देता है आदमी को, आर्ट में कौन कौन सी ऐसी आर्टिस्टिक डिपिक्शन आए हैं, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी ऐसी पेंटिंग्स आई हैं, ऐसी मूर्तियां आई हैं, स्कल्पचर हैं जिन्होंने बिल्कुल हिला के रख दिया मानवता को। एक वाला वो फोटोग्राफ देखा होगा, एक गिद्ध इंतजार कर रहा है एक बच्चे का मरने का, वो एक फोटोग्राफ है ना बहुत फेमस, जिसमें एक वो गिद्ध बैठा हुआ है और वो वल्चर जो है, वो वल्चर एंड चाइल्ड करके सर्च करिएगा गूगल में तो आ जाएगा फोटोग्राफ। वो फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर ली, वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि गिद्ध जो है वो इंतजार कर रहा है कि बच्चा बिल्कुल कुपोषण का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन, भूखा है, और अब वो जैसे ही लुढ़केगा तो गिद्ध फिर खाने के लिए आएगा। पीटर वीटर क्या था वो, भूल गया मैं नाम उसका, बहुत फेमस फोटोग्राफर था, प्राइज भी मिला उसको, लेकिन बाद में सुसाइड कर गया क्योंकि तब से डिप्रेशन में चला गया था। तो इसका मतलब है कि आर्ट जो है वो ह्यूमैनिटी से जब प्रभावित होता है तो दुनिया को हिला कर रख देता है। एक फोटोग्राफ, कई सारे फोटोग्राफ हैं, एक वो जापान के बच्चे का फोटोग्राफ है जिसमें उसने अपने छोटे भाई को पीछे बांधा हुआ है और वो ऐसे तन के खड़ा हुआ है, नेशनल एंथम का या कुछ है, ऐसा कुछ है कि डेड बॉडी पीछे है लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। फोटोग्राफ ऐसे ऐसे फोटो खींचे लोगों ने कि दुनिया को हिला दिया, फोटोग्राफ ने दुनिया को हिला दिया। मूर्ति ऐसी बन गई कि उससे दुनिया हिल गई। इसका मतलब आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन होते हैं वो दुनिया को हिला देते हैं। तो ये कुछ समझ में आ रहा है? मैं पिछले 5-10 मिनट में बोल रहा हूं, ये आपका निबंध का स्टाइल होना चाहिए। जान डाल देते हैं, शब्द नहीं होते, वो चीख चीख के एक एक लाइन चिल्ला रही होती है, नंबर तो खींचना पड़ता है, खींचना पड़ता है। निबंध किसी को लिखने के बोल दे 1000 शब्द, तब तो समझ लो कि आपने उसको सारे हथियार दे दिए, अब तो वो आपको फोड़ देगा। अगर कमाल का आदमी है तो आपने बहुत बड़ा चांस दे दिया उसको, 1000 शब्द दे दिए और 3 घंटे पकड़ा दिए और 2000 शब्द, 1000 शब्द के 2 निबंध लिखने के लिए कह दिया। मतलब उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अब वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया जीत सकता है। वो क्षमता होनी चाहिए। 3 घंटे में आप फोड़ के रख दोगे, आईएएस आपकी जेब में, मुट्ठी में। उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो आपसे छीन सके आईएएस की पोस्ट। उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसकी क्या औकात है भाई? आपके पास इतनी चीजें हैं कि आप जब वो डालोगे उसमें तो उसको पढ़ने के बाद उसका अकल काम नहीं करनी है, उसको मार्क्स देना ही देना है, वो काट ही नहीं सकता। उसके बाद हो सकता है कि वो अगर मार्क्स अगर उसने कम दिए तो हो सकता है वो आत्महत्या कर ले कि उसने गलती कर दी उसने बहुत बड़ा अपराध किया। ऐसी स्थिति में ला देना है उसको। ये हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। तो ये 2 तरीके से आएगी, एक तो कलात्मक प्रस्तुति, अच्छा प्रेजेंटेशन, और एक अच्छी तैयारी। तो कलेक्शन, वर्ड्स का कलेक्शन, कोटेशन। वो अब कल वाला लेक्चर सुन लेना, तो वो उससे जोड़ दिया मैंने आज। नहीं तो ऐसा लगता है कि ऐसे तो लिख देंगे, ऐसे बैठ करके तो 3 घंटा सभी लिखते हैं, लेकिन उनमें कोई दम थोड़ी होता है। कई लोग 1-2 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते ही नहीं, उसको मार्क्स दे के आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ने लायक होता ही नहीं है। कई विज्ञापन ऐसे आते हैं जिसको आप पूरा देखना चाहेंगे और कई बार देखना चाहेंगे। जब भी वो विज्ञापन आता है
अगर आप खाना खा रहे हैं तो हाथ रुक जाता है, पहले उसको पूरा देखते हैं, उसके बाद खाना खाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो विज्ञापन, वो कला है ना, उसने जान डाल दी है उसमें। किसी गाने को आप बार बार सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पे खोजते हैं, वैसे ही खोजते हैं, सुनना चाहते हैं, तो क्या है ऐसा, तो वही चीज आपको करना पड़ेगी अपने आंसर में, अपने ऐसे में, तभी तो बन पाओगे। ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से नहीं बनता, ऑर्डिनरी से नहीं होगा, ठीक है। वो तो सभी लिखेंगे, 3 घंटा तो सभी लिखेंगे, मुझे नहीं लगता कोई चुप बैठता है, सभी की गर्दन झुकी रहती है और सभी कुछ न कुछ लिख ही रहे होते हैं, पर कचरा लिख रहे होते हैं। अब मजबूरी होती है उनकी कि जैसे हैं उन्हीं में से लेना होता है, उनको कोई अच्छा मिलेगा तो उसको लेंगे ही, तो अच्छे की लड़ाई है, कंपटीशन है, 3 घंटा पूरा नहीं करना है। आपने मैच देखा था, मैंने मैच के साथ जोड़ा ही ना, क्योंकि उन्होंने पूरा कर दिया, पूरा 20 ओवर खेले, जल्दी थोड़ी आउट हुए थे वो, पूरा 20 ओवर खेले ना, लेकिन ठीक से नहीं खेले क्योंकि टारगेट सामने नहीं था, तो उनको लगा कि ये पर्याप्त होगा, जबकि कंपटीशन में तो आपके सामने भी टारगेट कहां होगा, कि कोई आपको थोड़ी पता है एक बच्चा 869 ला रहा है और मैं बाहर हो जाऊंगा, अगर मैं 870 नहीं लाया तो मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा टोटल में, तो आपको थोड़ी पता है कि 869 पे कट ऑफ जा रहा है, आपको नहीं पता। तो इस साल का कट ऑफ 890 भी हो सकता है, 920 भी हो सकता है, तो आपने कैसे मान लिया कि मेरे 870 आएंगे तो काफी है, इतने में तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, तो आपकी गलती है ना। इसलिए आपको फास्टेस्ट पॉसिबल, तो कल मैं जीडीपी की भी बोल रहा था कि आने वाले 2030 तक, 2047 तक दुनिया में महाशक्ति बनना है, तो जीडीपी भी फास्टेस्ट पॉसिबल रखनी पड़ेगी ना, जितनी ज्यादा संभव हो सके उतनी ज्यादा जीडीपी रखना पड़ेगी, ग्रोथ रेट रखना पड़ेगी। आप कहोगे नहीं 7.5 की ठीक है इंडिया के लिए, 7.5 से हम लोग 2047 में वहां होंगे, ये गलत फहमी है, ये फिर वही सेमीफाइनल हो जाएगा सेम वही तो गलती है, यही गलती हम लोग एग्जाम में करते हैं कि हम लोग एक टारगेट वो मान लेते हैं कि ये है, चलिए कल वाला लेक्चर देख लीजिए जाके, वो जो दिया है हमने वो इसी के ऊपर दिया है पूरा, कि लिखें कैसे, गेम उसी का है लिखने का, क्योंकि परीक्षा लिखने, कई लोग जो है इस बारे में बात ही नहीं करते कोचिंग में, जबकि एग्जाम ही उसी की है। क्रिकेट वाले को आप कुकिंग थोड़ी सिखाओगे, गाना थोड़ी गवाओगे, क्रिकेट वाले से क्रिकेट खिलाओ, नेट प्रैक्टिस कराओगे, क्योंकि खेलने की परीक्षा है। मैच किस चीज का हो रहा है, खेलने का हो रहा है ना, मतलब वहां बॉलिंग करना है या बैटिंग करना है या फील्डिंग करना, तो उसकी प्रैक्टिस होगी ना, फील्डिंग की प्रैक्टिस होगी, बॉलिंग की प्रैक्टिस होगी, कैच करने की प्रैक्टिस होगी, बैटिंग करने की प्रैक्टिस होगी, इन चीजों की प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को एग्जाम देनी है, तो एग्जाम में करना क्या, लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस होगी। लोग डरते हैं, जो होने वाला है उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाते, फालतू बात करते हैं। तो रियल चीज वो है, ध्यान रखो, तो उस रियलिटी से मत भागो। अभी जो मैंने बताया वो होमवर्क करो, वो होमवर्क उस टाइप का होना चाहिए, लिखने वाला, यानी कि वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सको परीक्षा में, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत आसान है, बशर्ते आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो, प्रॉपर तैयारी करो, जो हो रहा है उसी की तैयारी करो, जो होने वाला है उसकी तैयारी करो, ठीक है। कई लोग मैंने कहा ना, कई लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा पलंग पे लेट के पढ़ लिए, थोड़ा कुर्सी पे बैठ के पढ़ लिए, थोड़ा और घुमा है, फिर वापस आकर के पढ़ लिए। उनकी बड़ी इच्छा होती है किताब हाथ में हो, हम पढ़ते रहे। उसको कहो अंडरलाइन करके पढ़ो, तो उसके लिए बेड पे नहीं होगा, फिर टेबल कुर्सी पे जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन से हट जाएगा। अंडरलाइन करके पढ़ने में फिर उसको लगेगा नहीं ये थोड़ा टफ काम है, और ये बहुत अंडरलाइन करें किसको, उसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अंडरलाइन करने वाला एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको लगेगा कि इसको अंडरलाइन करना, क्योंकि पूरे को तो थोड़ी रगड़ना है, सारी लाइन को अंडरलाइन थोड़ी करना है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। पूरे पेज में 2 या 3 लाइन को आप अंडरलाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए 3 लाइन बढ़िया वाली कौन सी है इस पेज में, ये तो देखने के लिए बहुत अटेंशन रखना, तो आपका कंफर्ट जोन तो चला गया। और फिर ये है कि ये जो एक पेज पढ़ा है इसको एक पैराग्राफ में लिखना है, उसका सारांश, तो ये तो और कठिन काम है, क्योंकि अब कॉपी पेन लेकर के केवल अंडरलाइन में तो लाइन खींचना थी,
अब यहां तो बकायदा लिखने के लिए बैठना, ये तो और कठिन काम हो गया। तो कठिनाई बढ़ती जाती है, और जब आप उस कठिन लेवल पर जाकर के प्रैक्टिस करते हो तब आप एग्जाम के लिए तैयार होते हो। तो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से रोज 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन रोज 2 साल से रोज 12 घंटे में आप इन 3 लेवल में से कौन से लेवल पे पढ़ते हो? किताब लेके बैठे रहते हो, 12 घंटे हाथ में किताब रहती है, लाइनें खत्म होती रहती हैं, पेज खत्म होते रहते हैं, आप पलटते रहते हो, आपको आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है इसका मतलब कंफर्ट जोन में अंडरलाइन करके पढ़ते हो तो फिर मिला जुला आएगा, कभी प्री निकल जाएगा, कभी प्री नहीं निकलेगा, कभी मेंस निकल जाए, मेंस में दे आओगे लेकिन मेंस निकलेगा नहीं। इंटरव्यू तक लटक गए कुछ लोग। तीसरे वाले लेवल पे हो गए तो एक ही बार में सब निकल जाएगा। 1 साल की तैयारी पर्याप्त, 10 घंटा रोज। तीसरा वाला लेवल होना चाहिए। यही कल बहुत अच्छे से समझाया मैंने उसमें, कल जो वीडियो डाला है जाकर के देख लेना लाइव में। बाकी तो फिर तो आप आते रहो, न जाने कितने बच्चे आते हैं जाते हैं, ऐसे कोई सिलेक्शन नहीं होना। ठीक है, कलेक्शन नॉलेज का, जैसे मैं इतना बोल पाया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इतनी सारी चीजें आपको बता पाया, तो ये तो तभी बता पाया जब हमने पढ़ रखा है, समझ रखा है। तो वो समय के साथ पढ़ने से, पर वो टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। हमने बताया उस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला देख लेते हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। इसका एग्जाम्पल है हमारा हिमालय। इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ऊपर खिसकना शुरू हुई, खास करके यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में टेथिस सी था, टेथिस सागर। और उस टेथिस सागर को एक तरह से इंडियन प्लेट ने गायब कर दिया। किससे टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट के नीचे जब सबडक्शन शुरू हुआ तो सबडक्शन थोड़ा सा हुआ, उसके बाद चूंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराई तो दोनों थिक थी और दोनों मजबूत थी, तो सबडक्शन रुक गया। वो उसके नीचे धस नहीं पाई, जगह नहीं मिली उसको धसने की, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। अभी ओशनिक क्रस्ट होती तो बात अलग थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को मौका नहीं मिला, दोनों मजबूत। और उसने चूंकि आगे सबडक्शन नहीं हो पाया, सबडक्शन रुक गया, टेथिस सागर गायब हो गया, तो बट प्लेट का मूवमेंट तो नहीं रुका ना। प्लेट तो फोर्स, प्लेट के अंदर जो फोर्स है वो फोर्स तो काम कर रहा है। तो यहां फोर्सेस भी, वो जो होमवर्क लिखा उसमें फोर्सेस भी लिख लेना कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो हो रहा है उसके पीछे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, कितने प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं। बल, कौन से बल काम कर रहे हैं? फोर्सेस बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक्स और एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो उसकी स्टडी भी करना, कौन कौन से फोर्सेस। तो वो जो सबडक्शन रुका, उसकी वजह से ऊपर फोल्डिंग होनी शुरू हो गई। ऊपर का लिथोस्फीयर का क्रस्ट वाला हिस्सा फोल्ड होना शुरू हो गया और वो हिमालय में बदल गया। उसी को हम लोग हिमालय कहते हैं। फोल्डिंग माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, क्या बोलते हैं उसको? यंग फोल्ड माउंटेन, युवा वलित पर्वत, हिंदी में वलित पर्वत, वलन होना शुरू हो गया, फोल्डिंग, युवा वलित पर्वत, हिमालय। तो हमारा पूरा हिमालय, और सबडक्शन अभी भी हो रहा है। नहीं, सबडक्शन तो रुक गया, लेकिन प्लेट का मूवमेंट तो, धक्का तो लग रहा है उसको इंडियन प्लेट का। और ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटी से ऊपर तिब्बत का पठार पहले से बना हुआ है, तो जो प्लेटो बने हैं वो लावा से बने हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी से जो मैग्मा फैला उससे प्लेटो तैयार हुए हैं। दक्कन प्लेटो, हमारा मालवा का पठार, ये सब, रीवा पन्ना का पठार। ऊपर खास करके तिब्बत प्लेटो तो ऑलरेडी हिमालय के उस पार पहले से ही बना हुआ था, वो भी और ऊंचा उठ गया। और
हिमालय, तो इसलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है क्योंकि वो इंडियन प्लेट के पास फोर्स है और वो सबडक्ट होने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबडक्शन नहीं होता तो फोल्डिंग बढ़ जाता है। फोल्डिंग बढ़ने से ऊपर ऊंचाई बढ़ रही है। कारण समझ में आ गया? तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस, अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। एग्जाम्पल समझ में आ गया? उसका ठीक उल्टा एग्जाम्पल है कन्वर्जेंस का हिमालय। मुझे लगता है कि जियोमॉर्फोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल आपने जाकर के देखेंगे, फोटोग्राफ देखिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, ऐसे लिखिए और क्वालिटी वाला ऐसे लिख के मुझे बताइए, कॉपी करके मत लाइए। पहले ऐसे तैयार कर लीजिए, सोच लीजिए, रफ कॉपी में पॉइंट्स बना लीजिए, उसमें चाहे आप 5 दिन लगा लो, उससे कोई दिन हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली जो हमको दिखाओगे यहाँ पे वो वाला दिखाना। कौन सा? जो आपने बिना किसी सपोर्ट के लिखा है 3 घंटे में बैठ के, यानी 1.5 घंटे में आपको लिखना है। अब चूंकि ये एक ऐसे दे रहे हैं तो ये आपको 1.5 घंटे में लिखना है। आपके पास 90 मिनट है, 90 मिनट टेबल कुर्सी पे बैठना, सामने सपोर्ट कुछ नहीं रखना, मोबाइल नहीं रखना, कोई किताब नहीं रखना। एग्जाम में जैसे बैठते हो, एग्जाम की कंडीशन में बैठ करके टेबल कुर्सी पे लिखना और वो फिर मुझे बताना। फिर मैं बताऊंगा कि इसमें एक 125 का है या 100 मार्क्स मान ले तो 100 में से कितने परसेंटेज निकल आएगा। 100 में से मार्क्स देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। तो ये 45 के लायक है या 65 के, ये हम बताएंगे अब, और उसमें सुधार क्या करना है। बट हथकंडे सारे अपनाने हैं आपको, कौन से जो हमने बताया, सारी चीजें लगानी है, ट्रिक सारी लगा लेनी है, ठीक है। उसको आकर्षक बनाना है, मजबूत बनाना, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और तीसरा करंट अफेयर्स वाला, यानी करंट अफेयर्स की चीजें भी उसमें आनी चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल, तो कॉन्टेक्स्ट भी देखना है उसका। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, पर मुझे लगता है कि अच्छा खासा होमवर्क इस सप्ताह का हो गया है। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति।